नमस्कार। मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज ड्रम लाइव का ये खास एपिसोड। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा कर दी। 7 नवंबर से वोटिंग चालू हो जाएगी। 3 दिसंबर, जिस दिन राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति का जन्मदिन होता है, उस दिन काउंटिंग होगी। अ, ये राजेंद्र प्रसाद का मेंशन ऐसे ही कर दिया मैंने क्योंकि वो दिन याद है मुझे। लेकिन किस तरीके से आज से लेकर के अगले 3 दिसंबर तक देश की राजनीति में हलचल मची रहेगी, इस बात पर हम चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी शेखर अय्यर जी और औरंगजेब नक्शबंदी दोनों के साथ हैं। सबसे पहले हम चलेंगे औरंगजेब के पास। औरंगजेब, कांग्रेस को आप बहुत करीब से देखते हैं। अ, कांग्रेस की 2 सरकारें स्टेट पे हैं। पहला है राजस्थान और दूसरा है छत्तीसगढ़। राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में इजी विन होगा उनका। राजस्थान थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आपको क्या लगता है यहां से किस तरीके से राजनीति बदलेगी और क्या होने वाला है इनफैक्ट इन 2 राज्यों में? देखिए, छत्तीसगढ़ में भी जो सुनने में आ रहा है कि बस्तर एरिया जहां लास्ट टाइम इन्होंने स्वीप किया था, वहां हालात ठीक नहीं है। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी जीत जाए, लेकिन जो मैंडेट 2018 में मिला, वो मिलना तो ऐसे अभी आज की तारीख में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्योंकि बस्तर में स्वीप किया था उन्होंने, तो वो अब ऐसी हालात वहां नहीं है। काफी एंटी इनकम्बेंसी काफी हुई है। और ये है कि राजस्थान का तो हमें पता ही है क्या चल रहा है। राजस्थान में जो हाल वहाँ है इस टाइम, एंटी इनकम्बेंसी तो है ही। वो 5 साल जो साइक्लिक स्टेट है कि हर 5 साल के बाद सरकार बदलती है, वो एक अब काफी सालों से चल रहा है। ये देखना है कि इस बार भी होगा कि ऐसे। मैं अभी गया था जयपुर, ऐसे लग रहा है कि लोगों में कि शायद बदलने का है। लेकिन बीजेपी में भी जो चल रहा है, आपस में रसाकशी चल रही है, वसुंधरा राजे वर्सेस अदर्स है या जो भी है, तो वो देखना है कि वो कैसे प्ले आउट करेगा। और तो कुल मिला के देखिए, एक चीज है, पहली बार ये हो सकता है कि गहलोत जो है, जब वो सरकार छोड़ देते हैं तो कांग्रेस का बुरा हाल होके चला करके जाते हैं। जैसे हमने देखा लास्ट टाइम 21 सीटें थी, उससे पहले 30 के आसपास या 34 के, ऐसा कुछ था, मुझे पूरा याद नहीं है। बट इस बार कह रहे हैं कि फाइट में है अभी तक। जी। कि फ्री, उसके कारण बीजेपी वाले भी मुझे मिले थे कुछ एक दो। उन्होंने कहा कि काफी हद तक वो फ्रीबीज के कारण है, कि जो इन्होंने काफी यहाँ पे अनाउंसमेंट्स की हैं, तो उससे उनको ट्रैक्शन जरूर मिला है। सिलेंडर का हो या बिजली का हो, जो भी है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि फाइट में है। लेकिन क्या ये फाइट में होना ही काफी है रहेगा, या वो अभी उसका हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। रही बात छत्तीसगढ़, एज है कांग्रेस को, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या 2018 का परफॉर्मेंस रिपीट होगा, थोड़ा मुझे उसमें भी डाउट नजर आ रहा है। हाँ, एक चीज, एक स्टेट में अपबीट है कांग्रेस पार्टी, वो है मध्य प्रदेश। वो कह रहे हैं कि हमारा यहाँ पे काफी ठीक है और बहुत ही अच्छे से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। ये अनुमान ऑलमोस्ट हर एक कांग्रेसी नेता का है कि मध्य प्रदेश अच्छे से निकालो। उसका एक एंटी इनकम्बेंसी भी है, एक फटीग फैक्टर भी है कई सालों का। और दूसरा जो अभी चल रहा है, शिवराज को साइडलाइन किया जा रहा है या जो भी हो, बीजेपी में भी उन्होंने कई मंत्रियों को या कई एमपीज को उतारा है मैदान में। तो जिसकी वजह से वो जो एमएलए है वहां भी चल रहा है थोड़ा वहां भी रसाकशी चल रही है। और रही बात तेलंगाना की, तेलंगाना में कह रहे हैं कि जैसे जब से रैली रही वहां पे, जिसमें सारे वरिष्ठ नेता थे इनके, तो उसके बाद थोड़ा ट्रैक्शन मिलने लगा है। लेकिन मैं नीरज आपको बताऊं कि 2018 में मुझे यही सिचुएशन थी, नजर आ रही थी। इनफैक्ट 2018 में मैं केसीआर की कॉन्स्टिट्यूंसी गजवेल है, जो 30-35 किलोमीटर है हैदराबाद से, वहां गया। और मैंने, कोई भी मुझे एक ऐसा आदमी नहीं मिला कि जिसने कहा कि केसीआर हमें मिलते हैं या केसीआर को हम दोबारा वोट देंगे। सब इससे परेशान थे। लेकिन जब अनाउंसमेंट, जब रिजल्ट्स आए, तो उनका मार्जिन भी काफी था। तो वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो लास्ट के 2-3 दिनों में चेंज करते हैं आउटकम। पैसा बहुत बड़ा फैक्टर है वहां पे। अभी हमने देखा 2 चुनाव हुए वहां, बाई इलेक्शन हुजूराबाद और मनु घोड़े, बेशुमार पैसा। मतलब आप यकीन नहीं कर सकते कि एक बाई इलेक्शन के लिए कोई भी पार्टी इतना पैसा खर्च कर सकती है। तो वहां पैसे का बहुत बड़ा रोल है।
तो ये कुल मिला के इनका मिजोरम का तो अभी ये है कि इनको नॉर्थ ईस्ट में अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। हो सकता है कि मणिपुर में जो हुआ उसका बेनिफिट इनको मिल जाए, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस मैंने देखा नहीं है अभी उसमें। बट ये कुल मिला के 4 स्टेट्स का इनका आंकलन है। धीरज। शेखर जी के पास चलते हैं, आपके पास लौटूंगा मैं। एक आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ सवाल है, शेखर जी के पास चलते हैं। शेखर जी, आपका क्या आकलन है? क्या ऐसे बड़े बड़े मुद्दे हैं इन सब जगहों पे? मेरे ख्याल से एंटी इनकम्बेंसी एक ऐसा मुद्दा है जो कि हर राज्य के लिए कहा जा रहा है। प्रो इनकम्बेंसी शायद बहुत ही कम है, एक्सेप्ट फॉर छत्तीसगढ़। आपको क्या लगता है, कौन सा मुद्दा ऐसा हावी रहने वाला है? कहाँ पे क्या सरकार बन रही है? कुछ क्लियरली किसी को पता नहीं चल रहा है। जैसे अभी पिछले चुनाव में कर्नाटक में सबको मालूम था कि क्या होने वाला है। अभी बहुत मुश्किल है इन पांचों राज्यों के चुनाव में कह पाना कि क्या होने वाला है। नीरज जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये सारे चुनाव, जैसे अभी औरंगजेब जी बता रहे थे, कि ये सारे चुनाव में एक चीज आप देखेंगे, आपको जितना वोट परसेंटेज मिलता है उसका कितना सीट कन्वर्शन होता है, ये भी बड़ा अलग है। और आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में बीजेपी को 0.12% ज्यादा वोट मिला कांग्रेस से। लेकिन कांग्रेस की जो स्ट्राइक, मतलब सीट के हिसाब से कांग्रेस को ज्यादा मिला, 114 मिला, इनको 109 मिला। और छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी की वोट परसेंटेज घटती आ रही है। राजस्थान में आप देखेंगे जो मार्जिन, जो फर्क पड़ा है वो 10% से कम है पिछले चुनाव में भी। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर देखेंगे, नतीजा कुछ भी हो, मैं यही मानता हूं, नतीजा कुछ भी हो, इसके असर कितना लोकसभा चुनाव में पड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए तो इस इलेक्शन को, इस राउंड को बड़ा इंपॉर्टेंस लिया जा रहा है। हाँ, 2018 में लोकसभा असेंबली चुनाव में कांग्रेस जीती थी, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। लेकिन जी। लोकसभा चुनाव में इसका कोई ज्यादा असर नहीं था, क्योंकि बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर को जो सेकेंड टर्म मिला वो बहुत ज्यादा मैंडेट था। अब सवाल आता है कि क्या इश्यूज रहेंगे, अभी तक क्या इश्यूज है। देखिए, राजस्थान में पिछले 30 साल से कोई सरकार रिपीट नहीं होती, तो वैसे ही देखा जाए लोग वहां पे एक प्रकार से चेंज चाहते हैं। दे लाइक टू चेंज, ये वो चेंज होता है। उसको अगर ओवरकम करना है तो आपकी परफॉर्मेंस है बहुत टॉप गियर में होनी चाहिए, जिसमें अशोक गहलोत जी का कुछ इलाके में, कुछ सेक्टर्स में उस तरह की परफॉर्मेंस है, और कई सेक्टर्स में परफॉर्मेंस नहीं भी है, वो एक बात है। और आइए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में एक विचित्र जो स्थिति है, इसको आप एंटी इंडिपेंडेंसी भी नहीं कह सकते। मैं मानता हूं वो फिटिंग फैक्टर, वोटर को, मतलब अपने मामा जी को देख देख कर बहुत हो, बस अरे बहुत हो गया कि मतलब 19 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, जहां देखो मामा जी दिखते, टीवी पे, पोस्टर पे, सब जगह। अब लोग कहते हैं हमें थोड़ा चेंज चाहिए। देखिए, मैं नहीं कहता एंटी इनकम्पेंसी, क्योंकि शिवराज सिंह जी का जो डिलीवरी मैकेनिज्म, वो काफी इतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी आप कह सकते थे कि दिग्विजय दिग्विजय के, आपको याद होगा, जो 10 साल रहे 93 तक, 83 से 93 तक 2 टर्म किए। उस समय जो, उसी समय ये बात आई थी, बिजली सड़क पानी बड़ा मुद्दा बन गया था जो दिग्विजय सिंह के खिलाफ गया। लेकिन आज वो मध्य प्रदेश नहीं है कि वो सारी चीजों को, लेकिन कई मुद्दे हैं, कई प्रॉब्लम्स है। फिर भी मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा फैक्टर फिटिंग फैक्टर। हाँ, अब बात आती है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में दो चीजें, ये देखिए, छत्तीसगढ़ में जैसे मैंने कहा कि लगातार बीजेपी के परसेंटेज घटी है, वहां पे वो इस फिटिंग के कारण और भ्रष्टाचार के कारण ही लोगों ने नमस्ते कर दिया रमन सिंह को, क्योंकि वो 15 साल रहे थे एंड ही हैड रजिस्टर्ड चेंज, मतलब, और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कैंडिडेट काफी हो चुका। लेकिन क्या 5 साल में बीजेपी वहां पे सुधरी है, चीजें बदली है, नए लीडर्स ला पाए? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। वहां पे आज भी प्रॉब्लम क्या है? पॉजिटिव लीडरशिप, किसको प्रोजेक्ट करे, किसको नहीं प्रोजेक्ट करे, और एंटी इनकम्पेंसी कितने काम करेगी, क्योंकि भूपेश बघेल जी भी बड़े इज अ डेफ पॉलिटिकल मैनेजर। तो अच्छा, ये सारे चुनाव क्षेत्र में आप देखेंगे धनराशि की कोई कमी नहीं है, धनराशि सबके पास है, दोनों साइड के पास है। तो वोटर किस चीज से इन्फ्लुएंस होता है? क्या कैंडिडेट से इन्फ्लुएंस होगा, इश्यू से इन्फ्लुएंस होगा? और इस चुनाव में दूसरी चीजों भी टेस्ट होगी, वो है क्या ये जो जात के आधार पर जो सेंसस
करने का जो बड़ा कांग्रेस का ऐलान बिहार सरकार के फैसले के बाद, वो देखिए ये पहला चुनाव है जहां ये टेस्ट होगा। जी जब ओबीसी बड़ी फैक्टर नहीं है राजस्थान में, या मतलब एज मतलब एज ए कम्युनिटी फैक्टर ये कहीं नहीं है मध्य प्रदेश छोड़ के, फिर भी हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने इन मुख्यमंत्रियों को कहा कि भाई आप अभी घोषणा कर दो। हमने देखा राजस्थान सरकार ने एक ऑर्डर निकाली जी अभी कल कि ओबीसी सर्वे करेंगे, लेकिन पता नहीं कब, क्योंकि चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, हो सकता है कि चुनाव के बाद, क्योंकि वहां पे भी राजस्थान में कांग्रेस की कोशिश यही है, क्योंकि जब इतने पावरफुल कास्ट ग्रुप्स है वहां एक ओबीसी एक प्लैंक खोल के क्या उस एंटी इनकम्बेंसी और साथ में जो साइकिल है, साइकिल ऑफ चेंज, उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ये अच्छा, दूसरा मुद्दा भी इसमें आता है महिला आरक्षण, क्योंकि जिस तरह कास्ट सर्वे ये सब बातें आने के बाद जिस स्पीड में मोदी सरकार ने वुमेन्स आरक्षण जो कानून लाए हैं उसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि वुमेन वोटर्स बड़े फैक्टर हैं मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में तो है ही है, और छत्तीसगढ़ में वहां पे तो वुमेन फैक्टर ऐसे कोई सेपरेट नहीं है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि महिलाओं को वहां पे भी एक एम्पावरमेंट की एक बड़ी सब्जेक्ट रही है। तो ये सारे इश्यूज को टेस्ट होगा, लेकिन देखिए बड़ी बात क्या है, नैरेटिव को डिसाइड करेगा ये, क्योंकि मैं नहीं कहता हूं कि ये आउटकम डिसाइड करेगा लोकसभा के, नैरेटिव डिसाइड करेगा। क्या नैरेटिव है? देखिए बीजेपी के लिए समस्या आई है क्या, उनकी स्टार कैंपेनर नरेंद्र मोदी है, और पार्टी हमेशा कहती आई है भाई लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोग देते वोट मोदी जी पर, और डबल इंजन की सरकार बात हुई थी। जी अब वो वाला बड़ा चैलेंज मिला कर्नाटका में, जी पॉपुलैरिटी उनकी कितनी भी हो लेकिन वहां मैजिक काम नहीं किया, डबल इंजन सरकार फेल हो गई। क्यों? जब मेन इंजन चलती है, पीछे जो इंजन है उसकी भी ताकत होनी चाहिए, ये नहीं है तो फिर इंजन का बोझ, दैट इंजन प्लस जितने बोगीज है उसको भी खींचना पड़ता है। वही हुआ कर्नाटका में, हिमाचल में भी। हिमाचल में भी। तो केवल प्रधानमंत्री कर सकते हैं वो बड़ा सवाल है। तो इस चुनाव में भी फिर मोदी जी स्टार कैंपेनर है सारे ये में, तो ये क्या बीजेपी उस जो इंप्रेशन बन चुकी है कि ठीक है पार्लियामेंट लेवल पे प्रधानमंत्री की हो सकता है पॉपुलैरिटी, लेकिन स्टेट लेवल पे अनपरफॉर्मिंग गवर्नमेंट्स हो या अनइंस्पायरिंग लीडरशिप हो राज्य लेवल पर, तो वो मैजिक काम नहीं करेगा, तो उसको भी इनको करना है। और तीसरी बात मैं हमेशा मानता हूं, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए ये चुनाव का, क्योंकि नैरेटिव और ये रनअप पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। मान लीजिए अगर ये जैसे पांचों पांच तो जीते तो बात ही अलग है, मैं उतना कॉन्फिडेंस से नहीं कह पा रहा हूं कि पांचों पांच जीत पाए। मान लीजिए मेजोरिटी जीतते, तो फिर क्या बनती है कि कांग्रेस एज मेन पोल, ये जो 26 पार्टी की जो अलायंस में जो आज कांग्रेस की जो भूमिका है वो 4 गुना बढ़ जाएगी, और जिसके वजह से असर्टिव कांग्रेस अलायंस को भी मानना पड़ेगा कि भाई कांग्रेस की इंपॉर्टेंस को आप ये नहीं कर सकते। तब जाके क्या होगा, जब बातचीत होगी सीट शेयरिंग को, वो महाराष्ट्र में हो, तमिलनाडु में हो, पश्चिम बंगाल में हो या उत्तर प्रदेश में हो, एक असर्टिव कांग्रेस विल एक्सपेक्ट दैट अलायंस उसको ठीक तरह से ट्रीट करे, वो जितने सीटें मांग रहे हैं उस पर सीरियसली विचार करें, उनको डिसमिस ना करें। तो ये सारे बातें इस चुनाव से जुड़ा हुआ है कि ये रनअप पीरियड में क्या नैरेटिव रहेगी। मैं हमेशा मानता हूं, देखिए बीजेपी के लिए हर चुनाव जीतना पड़ता है क्योंकि वो नैरेटिव ऐसी सेट करते हैं। कांग्रेस के लिए एक दो भी जीत जाए, बाकी पुश, ऑटोमेटिक पुश मिल जाता है, एक प्रोपेल मिल जाता है। ये हर चुनाव में हमने देखा है। एक जगह देखिए कर्नाटक का चुनाव एक जीत के बाद उसका असर तेलंगाना में देखें। अब सारे नैरेटिव्स जो तेलंगाना से आ रहे यही कह रहे हैं, भाई कर्नाटक का चुनाव पहले लगता था केसीआर तो एकदम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और रनर अप है बीजेपी। कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद बड़े बड़े सवाल आ चुके हैं, भाई माइनॉरिटी वोट्स की क्या होगी, क्या माइनॉरिटी वोट्स किसके तहत रहेगी, केसीआर उसको बरकरार रख पाएंगे अपने पास, या और उनको मदद करने के लिए एमआईएम भी कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग रहेगी, या वो वोट जैसे कर्नाटक में शिफ्ट हो गया कांग्रेस के पास, क्या वैसी कांग्रेस के पास चली जाएगी। और दूसरी बात आती है बीजेपी का बड़ा लग रहा था भाई कांग्रेस बड़ा डर है, तो बीजेपी क्योंकि कई बाई इलेक्शंस हुए और पिछले लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा अच्छा प्रदर्शन हुआ। हैदराबाद के ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में भी उनकी 45 सीट्स मिली, विच बाय बीजेपी स्टैंडर्ड बड़ा ये था, और कहीं ना कहीं केसीआर को भी चिंता लगने लगा, और तब से जाके रिश्ते खराब हुए।
जिस बात को लेकर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं वो मेरे पास आए थे, एनडीए में जी शामिल होना चाहते थे, इस क्योंकि अभी भी कुछ नहीं कह सकते, ये चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के पश्चात या जस्ट बिफोर लोकसभा चुनाव क्या होगा, क्योंकि बात आती है किस पार्टी के लिए कौन मेन राइवल है। सो कुल मिलाकर देखा जाए ये चुनाव अपने आप में 2018 से ज्यादा मुझे लग रहा है इस बार इसकी इंपैक्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में। नीरज जी, आज इनफैक्ट इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने भी यही कहा कि ये इलेक्शन बहुत ही ज्यादा, बाकी सारे जितने भी साल में 2 इलेक्शन होते हैं उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद ठीक लोकसभा चुनाव आने वाला है। आपने सीट शेयरिंग की बात की कि कांग्रेस का रुतबा बढ़ेगा, कांग्रेस का दबदबा बढ़ेगा सीट शेयरिंग में, अगर वो तकरीबन 5 में से 3 या 4 स्टेट जीत जाते हैं तो यहाँ तो बात होती है कि किस तरीके से रुतबा बढ़ेगा। औरंगजेब के पास चलना चाहेंगे हम। औरंगजेब भाई, आप मुझे एक चीज बताइए, ये तो फिर भी ये है कि हमारे पास ये रुतबा है, वो रुतबा है, डिफरेंट स्टेट्स हैं, कांग्रेस के पास अभी 2-3 स्टेट्स हैं, आने वाले 2-3 स्टेट्स और भी हो जाएंगे, तो इनका रुतबा है। सबसे बड़ा सवाल है आम आदमी पार्टी वो किस तरीके से, दिल्ली में हम सब जानते हैं दिल्ली और पंजाब में लगभग पॉसिबल नहीं है किसी तरीके का लोकसभा के लिए अलायंस। आपने नहीं, अभी दिल्ली में ये तैयार है। देखिए, दिल्ली कॉस्मोपॉलिटन ये है, तो यहाँ इनको पंजाब में, देखिए पंजाब में आपको एक चीज का ध्यान रहे कि भगवंत मान जो है वो कई डिसीजंस इंडिपेंडेंट उसका अपने से ले रहे हैं। और जिसका एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल था जालंधर बाई इलेक्शन, जिसमें अरविंद केजरीवाल, देखिए अगर आप देखेंगे बाई इलेक्शन जालंधर वाला, तो इनके पास कैंडिडेट भी नहीं था। इन्होंने कांग्रेस से एक बंदे को उसको वो करवा के, रिंकू को रिजाइन करवा के उसको कैंडिडेट बना के उसको लड़वाया। ठीक है, वो क्योंकि अरविंद केजरीवाल का ये था उस टाइम कि हमें ये छोड़ना चाहिए, जिस तरह से एक कई जगह एक ट्रेडिशन बनी है कि जिसका किसी का डेथ हुई है उसकी परिवार से कोई लड़े तो उनके लिए जो, लेकिन उसमें भगवंत मान का बहुत बड़ा एक ये था कि नहीं हम लड़ेंगे। तो इसलिए आज भी हम, आपने जो कहा कि पंजाब में, मैं मानता हूं कि पंजाब में अलायंस बहुत मुश्किल है, वहां भगवंत मान नहीं होने देंगे। वो 13 की 13 सीटों पर लड़ना चाहेंगे, और कांग्रेस भी मुझे नहीं लग रहा है जितना वो कॉम्प्रोमाइज बाकी स्टेट्स में करेगी यहाँ करने को तैयार है। रही बात दिल्ली, हमने अभी सुना शरद पवार ने कहा था कि केजरीवाल ने उनसे कहा कि 3 सीटें दिल्ली में देने को तैयार है। तो दिल्ली मुझे लग रहा है कि देने को तैयार हो जाएगी। लास्ट टाइम 2 दे रहे थे 2019 में, इस बार एक और देंगे 3, क्योंकि अगर अलग लड़ेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। तो और यहाँ तो भी फाइट दे सकते हैं, तो अलग अलग लड़े तो कुछ नहीं होगा। फिर आप भले ही असेंबली में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो। रही बात, आपने कहा कि क्या रोल, क्या उसका रुतबा, जब आप कहते हो, देखिए एक चीज है कि कांग्रेस को ये नहीं चाहेगी कि कोई और स्पॉइलर आ जाए उनके कहीं स्टेट में। वो एक देखा, अब जैसे अभी हम देख रहे थे, शेखर जी कह रहे थे कि वोट परसेंटेज लास्ट टाइम मध्य प्रदेश का दे रहे थे कि कितना डिफरेंस था, लेकिन कांग्रेस की सीट्स जो नंबर था वो ज्यादा था बीजेपी, लेकिन सीट पर वोट शेयर में कितना डिफरेंस था, बहुत ही कम। तो उस सिचुएशन में ये स्पॉइलर नहीं चाहेंगे, भले ही आप कुछ कुछ वो चाहेंगे कि ठीक है। दूसरा ये है कि इंडिया अलायंस अगर बना है और कांग्रेस का उसमें मेन एक भूमिका है, तो कांग्रेस को एक बिग ब्रदर वाला एटीट्यूड भी नहीं रखना पड़ेगा कि भाई हम देखो हम सबको एकोमोडेट कर रहे हैं, रुतबा तो है ही, रहेगा ही। वो तो पोजीशन वो कांग्रेस छोड़ेगी नहीं कि हम जी डोमिनेंट पार्टनर है, हम जी इसमें ये है, वो तो हमेशा बोलेंगे वो, और उसका वो पूरा वो देंगे। लेकिन जहां तक असेंबली का है, असेंबली में वो ये नहीं चाहेंगे कि उनको ये छोटी छोटी पार्टी तंग करे। जैसे आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में या राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में, मैं आपको बस्तर की बात कर रहा था, आम आदमी पार्टी ने बस्तर में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जीत रहे हैं वहां पे, लेकिन उन्होंने बस्तर एरिया में काफी काम किया है ट्राइबल्स में। ठीक है, तो वहां पे वो देख रहे हैं कि वहां पे उनको भले ही उनकी रैलीज हो रही है, छोटी मोटी रैलीज हो, लेकिन एक थोड़ा सा उनको मिल रहा है, कहीं वो कांग्रेस का वोट ही ना काटे। तो इसलिए ये एक असेंबली के, लेकिन लोकसभा में मुझे नहीं लग रहा है कि कांग्रेस तैयार हो जाएगी इन किसी राज्यों में सीट शेयरिंग के लिए, क्योंकि वहां कोई, देखिए उनका वजूद ही नहीं रहेगा। गुजरात में रहेगा, थोड़ा सा 1-2 सीटें शायद लेंगे। पंजाब तो मैंने कहा आपको बहुत मुश्किल लग रहा है कोई अलायंस हो जाएगा, दिल्ली में होने को हो सकता है। बाकी जैसे शेखर कह रहे थे कि आप जो है वो वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु,
और बाकी जो राज्य हैं जहाँ पे बाकी जो रीजनल पार्टीज है उनके साथ हार्ड बॉल प्ले करेगी कांग्रेस। अगर ये राज्यों के इलेक्शन इनमें से मेजॉरिटी 3 भी जीत गए तो काफी उस सिचुएशन में आ जाएंगे जहां वो स्टार्ट करेंगे कि उनको अपने दे विल ट्राई टू डिक्टेट टर्म्स कि भाई हम अब डोमिनेंट है यहाँ पे, हमें इसमें शेयर चाहिए। मेरा एक बहुत ही छोटा सा सवाल है इस पे जी, कि अगर कांग्रेस को आम आदमी पार्टी दिल्ली में 3 सीटें दे देती है, जिस तरीके से आप कहते हैं कि इसकी संभावना दिख रही है, जो आम आदमी उन्होंने पार्टी, शरद पवार ने कहा। बिल्कुल जी, बिल्कुल, तो संभावना है आम आदमी पार्टी को कांग्रेस बाकी राज्यों में क्या देगी? मतलब आम कुछ आदमी नहीं पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए गेन क्या होगा? यहां से तो 3 सीटें छोड़ देंगे ये, बट इनको गेन क्या होगा ओवरऑल? देखिए गेन तो कुछ कहीं नहीं देंगे। मैं जैसे बोल रहा हूँ आपको कि पंजाब में मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। और अगर आपने राहुल गांधी का या उससे पहले कई इंडिया अलायंस के पार्टनर्स का बयान भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि 410 से 25 तक सीटों पे कंसेंसस बने। 543 में से 410 या तो एक 125 के सीट्स आप का मार्जिन छोड़ रहे हो कि 125 सीट्स पे कोई अलायंस नहीं होगा, उसका मार्जिन आप छोड़ रहे हो। तो मेरा ये है कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को पंजाब और दिल्ली में ही जो जो कुछ अलायंस की बात होगी नहीं होगी वो इन्हीं 2 स्टेट्स में रिस्ट्रिक्टेड होगी, बाकी कहीं कुछ नहीं। बाकी आपका खाली ये होगा कि इस टाइम हम जी एक मैसेज देने के लिए, देखिए हमने ये सेक्रीफाइस किया, हम इस स्टेट में नहीं लड़ेंगे, हम जी छोड़ेंगे मैदान कांग्रेस के लिए, या हम यहाँ नहीं लड़ेंगे, यहाँ हम ऐसे फ्रेंडली कॉन्टेस्ट करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे सो दैट एक परसेप्शन जाए देखिए हम तैयार हैं। कांग्रेस तैयार नहीं है झुकने के लिए, लेकिन हम तैयार हैं। जो अभी से नैरेटिव सेट हो रहा है कि देखिए हम तो तैयार हैं छत्तीसगढ़ में नहीं लड़ने के लिए, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, लेकिन कांग्रेस का रुख अभी भी वो है, एरोगेंस है उनमें, तो हमारे को इस बार हमारे को अप्रोच नहीं कर रही है इस चीज को लेके। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने आज ही बयान दिया कि हम तीनों राज्यों में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। जी, वो तो देखिए कोई भी पार्टी ये नहीं कहेगी कि मैं चुनाव मैदान से भाग रहा हूँ, वो तो वो कहेंगे। बाकी क्या अंडरस्टैंडिंग रहेगी वो कुछ दिनों में सामने आ जाएगी। जैसे मैंने कहा कि वो वेट कर रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से कोई पहल हो जाए, अभी तक नहीं हुई है कांग्रेस की तरफ से। हो सकता है कि कांग्रेस का अपना असेसमेंट हो कि इनका कुछ है नहीं यहाँ पे, जमीन इनकी कुछ नहीं है, तो इसलिए वो अप्रोच नहीं हुआ है अभी तक। अब आइंदा क्या आगे क्या होगा, कुछ ही दिन बचे हैं तो देखते रहेंगे हम सब। जी, शेखर जी, आपके पास वापस आता हूं। किस तरीके से आपको लग रहा है कि कौन सी ऐसी चीज है जो बीजेपी का गेम 2-3 जगहों पे बिगाड़ सकती है? एक तो पहला फैक्टर है, एक फिटिंग फैक्टर, जी और उसके साथ एंटी इनकम्बेंसी भी आप जोड़ लेंगे। मतलब स्थानीय विधायक हो, स्थानीय मंत्री हो, या स्थानीय मुख्यमंत्री के कैंडिडेट्स भी हो, जी उनकी जो जो पहले जैसा उनका उतना अगर पुल नहीं है, ट्रैक्शन नहीं है, वो है। नंबर 2, इन सरकारों ने, जहां पे सरकार में तो केवल मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश अलग बात है, जी लेकिन बाकी जगह में देखे कितनी यूनाइटेडली दे कैन फाइट, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए राजस्थान में किस तरह बैलेंस करेंगे वसुंधरा जी का, उनके समर्थकों का, बाकी जो एंटी वसुंधरा जी को जो बाकी लोग जो हैं, क्योंकि पहले से अभी डिक्लेयर कर चुके हैं कि राजस्थान में कोई मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं होगा, मध्य प्रदेश में भी कोई मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं होगा, छत्तीसगढ़ में तो कोई है ही नहीं जिनको ये सोच भी सकते कोई मुख्यमंत्री कैंडिडेट के रूप में पेश कर सकते हैं। तो और तेलंगाना में भी प्रॉब्लम यही रही। अगर 3 महीना पहले, 4 महीना पहले जो हालत थी और आज की हालत अगर फर्क है, एक तो कर्नाटका का जो परिणाम जो हमने डिस्कस किया, लेकिन दूसरा चीज भी है, पहले पार्टी का एक अग्रेसिव लीडरशिप था, वो बद्री संजय कुमार जी बीजेपी के, वो शुरू से कार्यकर्ता रहे हैं, वो बड़े अग्रेसिव है केसीआर के, लेकिन बीच में इन्होंने एटाला को रिहा है, जो एटाला राजेंद्र जो है केसीआर के नंबर 2 थे, उनको ले आए। तो जब आप इंपोर्ट भी करते हैं, आप ये प्रॉब्लम हमने कर्नाटका में भी देखा। अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में आप वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हम कहते हैं देश के, ये लेकर पार्टीज में यही प्रॉब्लम है। आपका इंपोर्ट ज्यादा हो गया, जो एक्सपोर्टेबल वैरायटी वो एक्सपोर्ट नहीं होते वही रहते, तो फिर वो लड़ लेते। द एक्सपोर्टेड, व्हाट कैन बी एक्सपोर्टेड डिसाइड्स टू फाइट विद द इंपोर्टेड। तो वही वाला आप देख रहे हैं कि तेलंगाना में भी प्रॉब्लम है, और मतलब कर्नाटका से तो काफी इन्होंने सबक सीखे, इंटरनलाइज किए, लेकिन सवाल और दूसरा एक
बार बार बीजेपी के लीडरशिप में एक डिजायर रहती है, एक ड्राइव रहती है, पर नए लोगों को लाना है। जब मतलब हम जो टेस्टेड एरिया है उसी लाइन पे नहीं चलना है, कुछ नए लोगों को लाना है, ऊर्जा लाना है। और एक इंटरेस्टिंग बात नीरज जी जो मैं देख रहा हूं, जो वो कैसे प्ले आउट करेगा वो भी बड़ा फैक्टर है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि लोकसभा चुनाव में अपने कई एमपी इन जो चार राज्यों के हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। क्या उस एंटी इनकम्बेंसी को कैंसिल करने के लिए क्या आप यहां से मतलब उनको विधानसभा चुनाव लड़ा के वो एंटी इनकम्बेंसी को कैंसिल करेंगे ताकि लोकसभा में आप नए कैंडिडेट दे सकते? अगर वैसे आपके अगर प्लान है तो उसका क्या असर होगा? ये सारी चीजें इसमें आती है कि लीडरशिप क्या है, कैंडिडेट्स कौन है, किस तरह सिलेक्शन होती है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई इस पे कोई कंसिडरेशन नहीं है, केवल विनेबिलिटी है और किसी चीज को मान नहीं देंगे, कोई गुटबाजी नहीं। अगर वाकई ये सब करके लिस्ट निकलती है, जो मैं मानता हूं नवरात्रि पीरियड में शुरू हो जाएगा लिस्ट आने का, क्योंकि कई मीटिंग्स हो चुकी है बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति के, तो सारे लिस्ट शुरू हो जाएंगे। मतलब हाउ मच बीजेपी नेतृत्व रेडी है थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। हर बार उनकी इच्छा रहती है कुछ बदलना है, कुछ बदलना है, कुछ बदलना है। वो चीजें कभी सफलता देती है, कभी बड़ी प्रॉब्लम्स भी करती है, जैसे कर्नाटका में। लेकिन सर एक चीज हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि एक आदमी के दम पे, मतलब एक आदमी के नाम पे, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे सब कुछ नहीं हो सकता है। और वो भी जैसे अभी आपने सही बात बोली कि जो मेन इंजन है वो काम करते रहना चाहिए। एक चीज हम और भी देखते हैं, खास करके मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है इस पे, कि जितने भी राज्य हो, आप हरियाणा उठा लीजिए या कोई भी राज्य उठा लीजिए, जहां पे इन लोगों ने मतलब अब कहाँ से खट्टर साहब को लेके आए सब जानते हैं, कि कहाँ से लेकर के आए, या बाकी कई और जगहों पे भी मुख्यमंत्रियों का प्रदर्शन और उनके काम करने का तरीका, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका ग्रिप एडमिनिस्ट्रेशन पे, ये सब कुछ इतना ढीला होता है कि कई बार आदमी सोचता है कि चल ठीक है, मोदी देश के लेवल पे कुछ कर रहा है, राज्य में ये लोग फेल है और इन्हें हमें बदलना है। तो ये शायद एक बड़ा इशू रहता है। बाकी चुनाव जीतना तो अभी देखते हैं हम, हिमाचल में भी तकरीबन 1% का ही वोट परसेंट का फैक्टर वो था, उससे भी डिफरेंस कम, था। हाँ, उससे भी कम। सो वो डिफरेंस उतना कम था, लेकिन फिर भी वो हार गए। और मैं तो खुद भी गया था हिमाचल, इनफैक्ट मैं और औरंगजेब भाई अभी हम यहाँ पे राजस्थान और मध्य प्रदेश भी जाकर के कुछ जगहों पे कोशिश करेंगे मूड तलाशने का। लेकिन मुझे ये कहना है कि इन सब लोगों ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है स्टेट्स में, और इनके कैसे कहें, नॉट सो स्ट्रॉन्ग और वीक चीफ मिनिस्टर, दोनों नाम दे सकते हैं, कितना भी करने के बाद, मोदी के नाम पे वोट पड़ने के बाद भी ये हार जाते हैं। इसका मतलब दूसरा मीनिंग ये भी है कि अगर मोदी का नाम नहीं होता तो शायद ये हार बहुत बुरी तरीके से होती, वो 1% का गैप ना होता वोट परसेंटेज का। इस बिल्कुल पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपका आकलन एकदम ऑन द डॉट है कि इसीलिए तो कर्नाटक में भी यही बात उन्होंने सब कह रहे हैं कि अगर मोदी ना जाते जी, सीट तो चीजें और भी बुरी होती है। जितने सीट रिटेन कर पाए वो भी बड़ा कारण है। देखिए एक चीज है, वोटर के लिए आजकल दो तीन चीजें मैटर करती है। आपने जो मुख्यमंत्री के चेहरा, परफॉर्मेंस, और ये परफॉर्मेंस देखिए, ये पूरा 5 साल देखते हैं। देखिए वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने विधायक हो, मंत्री हो, या मुख्यमंत्री की जो भी लीडरशिप हो, ये पूरा क्या रहा है कि चुनाव से पहले घोषणा, चुनाव से पहले देश को लोकार्पण करना प्रोजेक्ट्स का, ये भी बिल्कुल। इसका भी एक फटीग फैक्टर आता है। भाई चुनाव टाइम है, फंक्शंस होंगे, कुछ चीजें लोकार्पण होंगे, कुछ चीजें ये होंगे, तो ये भी लोग देखते हैं। तो दे एक्सपेक्ट 24/7, मतलब 365 days into 5। तो जहां उस तरीके है तो ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल ये प्रॉब्लम बीजेपी के लिए, कांग्रेस की भी यही प्रॉब्लम है। लेकिन देखिए ज्यादातर आज अब क्या हो गया है कि बड़े बातों में चुनाव नहीं लड़े जा रहे हैं, दे आर ओनली ऑन वेलफेयर मेजर्स। गरीब के कल्याण के लिए आपने क्या 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 दोगे, क्या दे रहे हो, आगे क्या दोगे। तो ये बात एकदम क्लियर हो गया है कि आप उसको रेवड़ी पॉलिटिक्स कहिए या लोक कल्याण के प्रोजेक्ट कहिए, नाम का फर्क है, लेकिन आपको हमेशा कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। और ये देना चीज जो है, जो चीजें आप दे चुके पहले वो उसको भी बरकरार रखना है,
आगे भी कुछ नई नई चीजें करनी पड़ी है, क्योंकि अब वोटर ज्यादा नहीं सोच पा रहा है, क्योंकि वोटर की हालत भी कोविड से रिकवर कर रहा है, आर्थिक स्थिति का भी प्रॉब्लम है, और जिस तरह भविष्य को लेकर, ठीक है, देश को लेकर भी सोचता है तो उसको लगता है ठीक है मोदी जी नेतृत्व, लेकिन प्रेशर इतना है, प्रेशर जी इतना है, तो पार्टियों को भी नए तरीके ढूंढना पड़ रहा है, नई चीजें ढूंढना पड़ रही है, और इस बीच में नए नए फैक्टर्स, कास्ट फैक्टर लाना, ये लाना वो लाना, इसका जब देखिए कोई वोटर इतना नहीं सोचता है जितना हम विश्लेषण करते हैं, भाई जी ये कैसे पार्टी इंप्लीमेंट करेगी, क्या करेगी, होगा कि नहीं होगा। अब कास्ट सेंसस, भाई कास्ट सेंसस का मतलब यही हो गया है कि और थोड़ा जो पिछड़े जाति है उनको लग रहा है भाई हमारे अंदर संख्या बढ़ जाएगी तो हमें भी नौकरी मिल जाएगी। देखिए उम्मीदें एक प्रकार से बढ़ाते रहना और उम्मीद की लिमिट भी बढ़ाते रहना, तो एक प्रकार से चुनाव ऐसे ही लड़े जा रहे हैं। और जो फैक्टर औरंगजेब ने शुरू में जिक्र किया था, जो धनराशि की उपयोग, जी मतलब बाहुबली से ज्यादा धनराशि की उपयोग ज्यादा है, क्योंकि एक समय था बाहुबली की रूप ज्यादा था और धनराशि जाता था बाहुबली को इस्तेमाल करने में। अब जी बाहुबली की रिक्वायरमेंट कम हो गया क्योंकि चुनाव के तरीके बदल चुके हैं, चुनाव के सिस्टम बदल चुके हैं, ईवीएम आ गया है, तो अब ज्यादातर इन्फ्लुएंस ये हो रहा है। और जो स्टेट्स है, क्योंकि पहले ये प्रॉब्लम ज्यादातर दक्षिण स्टेट्स में देखा जाता था, तमिलनाडु लीजिए, आंध्र प्रदेश लीजिए, तेलंगाना लीजिए, और जिसको कहते हैं साइंटिफिक रिगिंग, यानी वैज्ञानिक पूर्व, यानी वोटर लिस्ट लेके जाते हैं। जी मैंने पहले आपको भी जिक्र किया इसी आपके जी साथ शो में जी कि जो करुणानिधि के बड़े बेटे अड़गिरी, उनको माना जाता था ही इज अ चैंपियन ऑफ साइंटिफिक, ये उनके टीम्स होते थे, 3-4 टीम्स, और कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे कि हायर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, लोग सबके घर खटखटाते थे। बड़े कर्टियस टीम भेजते थे जो खटखटा के पूछेंगे कि कितने हैं आप, क्या कुछ दे सकते हैं आपको, आप स्वीकार करेंगे। अगर कोई मान लीजिए कोई हायर इनकम वाले या मिडिल इनकम वाले कोई कहते नहीं नहीं हमें ये सब नहीं चाहिए, वो भी नोट करेंगे। फिर और 2 टीम जाएंगे पूछने के कि वाकई आपने मना किया क्या, ठीक है मना किया तो ठीक है, कोई ये नहीं है। और थर्ड टीम जाएगा, वॉच रखेगा ये 2 टीम क्या किया, या दिए या ना दिए, देकर और कुछ और कहीं तो डाइवर्ट ना कर दिए। देखिए इतने नजर अगर सरकारी स्कीम्स में होता, मैं मानता हूं कि तो ज्यादा लोगों के साथ पहुंचना होता, लेकिन सरकारी स्कीम पे तो ध्यान नहीं देते। वो राजीव गांधी की बात आती है, भाई 1 रुपया चल पड़ा तो 15 पैसा नहीं पहुंचता, लेकिन यहाँ पे 1000 है पर वोट 1000 पहुंचेगा ही, क्योंकि वो बड़ा सिस्टमेटिक करते हैं। मुझे पता नहीं बाकी में, लेकिन तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में धनराशि की कमी नहीं है किसी पार्टी का, वो बात कर्नाटका में भी है। लेकिन वो हमेशा तमिलनाडु के नेता मुझे कहते हैं यार हम बदनाम हुए क्योंकि इसी हमारे इतना धरपकड़ करके सीजर किया है, बाकी क्या उत्तर भारत में नहीं हो रहा है। पूछते हैं, हमें पूछते हैं कि आप हमें को बदनाम करते हो। बस मैं कहता हूं यार आप तो अगर बसेस में पूरा ऊपर आप 5 करोड़ भर के ले जा रहे हो, और एक है तो क्या रखा हुआ है, केला रखा हुआ है। अब इसी टीम पहुंचता है कि 5 करोड़ मिलता है एक बस पे, और वो बस बिलोंग किया एक डीएम के फंक्शनरी, वो स्वयं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। और कर्नाटका में हमने देखा पेड़ों में जाके छिपा देते हैं, मतलब जो अंग्रेजी में कहते हैं द मनी डज नॉट ग्रो इन ट्रीज, बट यहाँ पे द मनी इज प्लेस्ड ऑन ट्रीज फॉर द राइट टाइम टू डिस्ट्रीब्यूट। नहीं, ये मसला इनफैक्ट इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी आज उठा था, रेबड़ी का खास करके उन्होंने यही जवाब दिया, और वो भी समझते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। उन्होंने यही जवाब दिया कि अगर आपको इतना ही जन कल्याण करना था तो इलेक्शन के 10 दिन पहले क्यों करना है, सरकारें चाहे जो भी हो। और ये टिप्पणी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से आना अपने आप में एक कह रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है अवैध हो रहा है। तो इस बार उन्होंने एक नया सिस्टम की भी घोषणा की है कि इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, जो जितने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, दे विल नॉट वर्क इन स्टिलोस, यानी बड़े कोऑर्डिनेशन होगा, एक सेंट्रल कमांड होगा जहां ये फीडबैक दिया जाएगा, इलेक्शन कमीशन तुरंत कार्रवाई करेगी, क्योंकि उनको लग रहा है कि सीजर्स बढ़ते जा रहे हैं। देखिए हर चुनाव में 400-500 करोड़ तो सीजर वैसे ही होते हैं, और उससे ज्यादा भी हो रहे हैं। कुछ चुनाव में तो, राज्य चुनाव में 900 करोड़ तक सीज हुआ है। मतलब आप सोचिए 900 करोड़ सीज होना। और दूसरी चीज है जो कर्नाटक का मैं जिक्र करना चाहता हूं, जो भी सत्ता में है सरकार, वो क्या करते हैं, मैंने सुना है, मतलब
कि जब पैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो पहले ओपोनेंट्स की पकड़ा देते हैं पुलिस के माध्यम से, और अपने पैसे को अगर वो सत्ता में तो पुलिस के माध्यम से ही पहुंचाते हैं डिफरेंट जगह फॉर इवेंचुअल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस बार कहना था कि भाई कांग्रेस की कई जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अफेक्ट हुई, क्योंकि सिद्धरामैया जब पिछले चुनाव में, मतलब 2018 चुनाव की बात होती है, तब सिद्धरामैया इंश्योर्ड कि इनका जो सप्लाई सिस्टम वाज रेक्ट। बाप रे। बट ठीक है, देखते हैं अभी किस तरीके से कितना मसल पावर होता है, कितना रेबड़ी अफेक्ट करती है वोटर्स के मन को, और कितना मनी पावर इफेक्ट करता है वोटर्स के डिसीजन को। ये तो खैर पहले कहा जाता था और अभी भी कहा जाता है कि वोटर समझदार है, वोटर को मालूम है कि क्या चाहिए। वो थोड़ा सा अभी हिला हुआ लग रहा है प्लैंक। वोटर समझदार है, उसको क्या चाहिए, उसको केवल पैसा चाहिए फॉर द टाइम बिंग। कोई जितना भी लाओ दे दो, या तो पैसे दो या स्कीम दो या कोई भी चीज दो पहले कुछ, उसके बाद बात करते हैं क्या है नहीं है। एक चीज इलेक्शन कमिश्नर ने और भी कही थी कि अगर इन सब चीजों पे किसी तरीके से करके, चाहे कोर्ट के माध्यम से चाहे जिस तरीके से भी, अगर अंकुश नहीं लगाई गई तो फिर आगे चल के सबके लिए मुश्किल हो जाएगा। और इतने वायदे और इतनी सब चीजें पूरा करना भी बहुत मुश्किल है। हम जानते हैं, औरंगजेब भी बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में 1500 रुपए जो वहां की महिलाओं को मिलना था वो अभी तक मिलना चालू नहीं हुआ है, और तकरीबन 8 9 10 महीने हो गए सरकार के। तो बिल्कुल, कई चीजें होती हैं जो फिर टाइम लग जाता है इनको करने, बट अनाउंसमेंट करनी बहुत आसान हो जाती है, जी, और काफी इम्प्लीमेंट करना काफी टाइम क्योंकि उसके लिए आपको पैसा चाहिए। पैसे चाहिए। पैसा नहीं रहेगा आप करेंगे कहां से। बिल्कुल। तो बहरहाल बहुत ही इंटरेस्टिंग रही ये चर्चा। फिर से हम आएंगे, चुनाव का मौसम आ चुका है, और औरंगजेब भाई तैयार हो जाइए आप, क्योंकि अभी हमारा क्या नाम है, टाइम आ चुका है ग्राउंड को हिट करने का। चलिए, है ना, शुरू कर अपनी हम रथ यात्रा स्टार्ट करेंगे। जी।